अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल एक वीडियो वायरल होती है, नेतन्याहू कैफे में है, कॉफ़ी पी रहा है, माउंटेन टॉप पे है, सुकून से, जैसे कोई जंग हो ही नहीं रही है। अच्छा, बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया है कमेंट्स में कि अली भाई आप इस पर वीडियो बनाएं जो नेतन्याहू की सेकंड एक और वीडियो आई है। इससे पहले मैं कल बता चुका था कि नेतन्याहू के मरने की काफ़ी हद तक इत्तलात हैं, जिनमें ताकत है, जिनमें वज़न है, लेकिन उसके कुछ घंटे के बाद ये वीडियो आ जाती है, तो मेरी पहले वाली वीडियो थोड़ी सी इररेलेवेंट हो जाती है। इसलिए मैं आज दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को एनालाइज करेंगे कि क्या ये फेक है, क्या वो वाकई मर चुका है, क्या नेतन्याहू जो है वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां वो आवाम के सामने नहीं आ सका, इसलिए ऐसी डीप फेक वीडियोस बनाई जा रही हैं। इसके साथ साथ और भी बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास, जैसे अमेरिका अब भीख मांगने पे मजबूर हो गया है। ईरान ने पहली दफा अपना जो एलीट मिसाइल है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। वो सारी चीजें खबरों का हिस्सा है, इंशाल्लाह आगाज करते हैं। देखिए, इस वीडियो में इजराइल की आवाम को मैसेज दिया गया कि देखो सब ठीक है, तुम्हारा लीडर सेफ है, रिलैक्स्ड है, लेकिन ये वीडियो इतने सवाल खड़ी करती है कि जवाब देना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली बात, अगर ये वीडियो रियल होती तो सवाल ही क्यों होते? एक, लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ये वीडियो क्यों इतनी सस्पिशियस है, इतनी मशकूक है, और ये भी कि इस वीडियो के पीछे क्या छुपाया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को एनालाइज करते हैं। प्रॉब्लम नंबर एक, लोकेशन। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि वीडियो को एनालाइज तो लोगों ने किया है, लेकिन ये वीडियो कहाँ शूट हुई है बहुत कम लोग जानते हैं। एक माउंटेन टॉप है, वहां पे किया गया, यानी इसराइल के अंदर एक ऐसा मकाम है जो कि माउंटेन है, पहाड़ है बहुत बड़ा, और उस पहाड़ के ऊपर एक कैफे है, और तेल अवीव से कम ये 1 घंटा दूर है। वहां पे जाके इसको शूट किया गया। अब इसका कॉन्टेक्स्ट आपको सबक समझे। अभी इजराइल में सायरन बज रहे, अवाम को शेल्टर में पनाह लेने का कहा जा रहा है, जंग चल रही है, मुसलसल गोलाबारी हो रही है। तो सवाल यह है कि अगर अवाम शेल्टर्स में है तो प्राइम मिनिस्टर कैजुअली 1 घंटा दूर माउंटेन टॉप पे क्यों जा रहा है? माउंटेन टॉप ये वो जगह है जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होती है। आप याद रखना, जब भी जंग होती है तो जो हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं उनको निचली जगहों पे रखा जाता है, ना कि टॉप पे। अगर इस पे हमले हो रहे हैं, और इसको बल्कि ये कल परसों की स्टेटमेंट है, मैं आपको याद होगा, ईरान ने कहा था कि हमारी टॉप प्रायोरिटी है नेतन्याहू का कत्ल करना, नेतन्याहू को खत्म करना। तो जब उसके पीछे IRGC लगी हुई है तो वो माउंटेन की टॉप पे क्या कर रहा है? और अगर थ्रेट रियल नहीं है, सवाल ये है, तो अवाम शेल्टर्स में क्यों है? दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते हैं। अब जनाब प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। कैफे ओपन है, जंग के दौरान जो बिजनेसेस होते हैं बंद होते हैं, स्पेशली एक्सपोज्ड एरिया में। आपको एग्जांपल देता हूँ, आप नोट करें कि कुछ गल्फ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे मुसलसल धमाके हो रहे हैं, वहां तक के एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है। अब इजराइल जो प्राइम टारगेट है और वहां पे मुसलसल मिसाइल दागे जा रहे हैं, वहां के कैफेज खुले हुए हैं, और ये कैफे वैसे भी माउंटेन टॉप पर है, वहां पे स्टाफ काम कर रहा है। क्या कस्टमर्स बैठे नजर आ रहे हैं आपको? मुझे तो कहीं नजर नहीं आए। और अगर थ्रेट इतना सुवेयर है कि अवाम शेल्टर्स में है, तो फिर कैफे क्यों खुला है? देखिए, कैफे तो इसलिए खुला होता है ना कि अवाम आए, माल खरीदे, ग्राहक आए, वो वहां से कोई चीज खरीदे, बिक्री हो। तो जब अवाम बंकरों में, शेल्टर्स में छुपी हुई है, तो कैफे किस लिए खुला हुआ है? और अगर कैफे चल सकता है तो अवाम शेल्टर्स में क्यों है? आप समझ रहे हैं? फिर दोबारा से, ये दोनों सच एक साथ सच नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं दोस्तों कॉफी के मग के ऊपर, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिबेट हो रही है, और इसके ऊपर मैं अपना टेक आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो में नेतन्याहू जो है वो कॉफी का कप उठा रहा है। अच्छा, कप जो है वो ब्रिम तक भरा हुआ है। जब आप कप उठाते हैं, अब आप नोट करें, नेतन्याहू जो है ना वो कप की तरफ देख भी नहीं रहा। ये वीडियो चल भी रही है आपके सामने, वो मुसलसल क्या कर रहा है, वो कप उठा रहा है, बड़े कैजुअली उठा रहा है, और कप इतना भरा हुआ है कि वो कहीं से भी छलका नहीं है, फोम उसका ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन जब वो कप बार बार उठाता है, कैरी कर रहा है, एक बूंद तक नहीं गिरती है। आप और मैं अगर कप उठाएं तो डेफिनेटली बूंद गिरेगी। फिर उसके बाद देखिए आप, अब आपने नोट करना है कि जब वो सिप लेता है, तो सिप लेते साथ ही एक चीज और होगी कि उसके होठों के ऊपर यहाँ पे हल्की सी कॉफी लग जाती है, जो कि नेचुरल है। अगर कॉफी ब्रिम तक भरी हुई हो और आप सिप लें तो यहाँ पे कॉफी जो है वो भर जाती है। फिर सिप लेने के बाद जैसे ही, अच्छा आप नोट करें,
उसके गले की तरफ नोट कीजिएगा। जब वो सिप ले रहा है तो उसने गल्प लिया है। एक बात याद रखें कि कॉफी उसको अभी अभी सर्व हुई है, अभी अभी सर्व हुई है, गर्म है कॉफी। आप जैसे ही इतनी गर्म कॉफी जो बिल्कुल सर्व आपको हुई हो, आप उसका गल्प नहीं ले सकते, नहीं घूंट नहीं भर सकते। इसको कहते हैं हमारे यहाँ उर्दू या पंजाबी में सुरकना, हल्का सा ऐसे आप करते हो। आप नोट करो उसके गले की ये हिस्सा जो है वो ऐसे हिल रहा है जैसे वो घूंट भर रहा हो। तो इतनी गर्म कॉफी का घूंट नहीं लिया जा सकता। चले मान लिया आपने घूंट भी ले लिया, आपका मुंह वैसे ही जला हुआ है, आप ड्रैगन है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि एक ग्लिच आता है। पहले सीन में जैसे ही वो कॉफी का सिप लेके नीचे करता है तो लगा हुआ है यहाँ पे इस हिस्से पे कॉफी, लेकिन उसके अगले हिस्से में ग्लिच आता है और वो यहाँ वाला हिस्से से कॉफी साफ हो चुकी हुई है। अगर तो ये सिंगल शॉट है तो फिर कॉफी का जो हिस्सा जो झूठों पे लगा होता है वो कहाँ गया। दूसरा ये कि जैसे ही वो कॉफी का गल्प लेता है उसके बाद कॉफी उतनी ही है जितनी उस घूंट लेने से पहले थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं। फिजिक्स के हिसाब से अगर कप इतना भरा हुआ था दोस्तों तो उसको कम होना चाहिए था सिप के बाद। कुछ चेंज नहीं होता, कप का लेवल वहीं का वही है। फिर उसकी मूवमेंट भी आप देख लें तो वो बहुत ज्यादा हिला रहा है। वो एक दफा टोस्ट भी करता है कप को, आप देखें ऐसे पूरा हिलाता है, ये आप देखेंगे वीडियो में, तो वहां पर भी नहीं छलक रहा। अब दोस्तों एआई जनरेटेड वीडियोस के अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। एआई लिक्विड फिजिक्स को एक्यूरेटली रेंडर नहीं कर पाता है। प्रॉब्लम नंबर 4 बताता हूं इसमें क्या है, ये सबसे इंटरेस्टिंग भी है। कैफे के अंदर रजिस्टर के पास एक पोस्टर है। इस पोस्टर पे लिखा है 70 years of independence of our small and heroic state। हमारे छोटे से और बड़े बहादुर मुल्क की 70 साल आजादी। इजराइल ने अपनी 70 साल एनिवर्सरी 2018 में मनाई थी। अब 2026 है, 8 साल बाद क्या एक पोस्टर 8 साल से वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, वो भी सबके सामने। मतलब ये क्या है पॉसिबल, चले मान लिया पॉसिबल है, भूल गए 8 साल से याद ही नहीं आया कि ये पोस्टर हटाना है आपने, लेकिन सस्पिशियस तो है ना, शक तो उभारता है। क्योंकि देखिए होता क्या है, एआई इमेजेस जो बनती हैं, जो एआई इमेज जनरेटर होते हैं, वो ट्रेनिंग डाटा यूज करते हैं। अगर एआई को इजरायली कैफे जनरेट करना हो तो वो पुरानी इमेजेस से डिटेल उठाएगा, 2018 की इमेजेस से उठाएगा जिसपे 70 साल एनिवर्सरी का पोस्टर लगा होगा। अब मैं ये नहीं कहता ये सारे प्रूफ्स हैं जिससे साबित होता है कि ये एआई है, लेकिन ये इससे इतना साबित होता है कि इसमें कुछ झोल जरूर है। ये क्वेश्चन जरूर रेस करती है, ये जरूर बताती है कि कहीं ना कोई ना कुछ चीज मशकूक इसके अंदर जरूर है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 के ऊपर, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, और वो है ट्रांसपेरेंसी। देखिए अगर सब ठीक है तो सिंपल सोल्यूशन है इसका, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, लाइव रियल जर्नलिस्ट के सामने असल सवालों का जवाब दो। ये स्टेज्ड कैफे वीडियो क्यों है? हालांकि इससे पहले भी इन्होंने जो वीडियो बनाई थी वो भी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो भी सिर्फ खिताब कर रहा है। तो अगर इतने सवाल उठ रहे हैं, सहाफियों को बुलाओ, उनके दरमियान खड़े हो, उनके सवालों के लाइव जवाब दो, पता चल जाएगा। देखिए जब कोई भी चीज, याद रखिए, रीअश्योर करनी चाहिए और जो रीअश्योर की जा रही हो वो ज्यादा सवाल खड़े करे तो फिर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत पड़ जाती है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? अब सवाल यह है कि ये सब क्यों हो रहा है। देखिए नेतन्याहू को दिखाना क्यों जरूरी है? फेक वीडियो अगर फेक है तो क्यों रिलीज करनी पड़ रही है? जवाब पता है क्या है इसका? जवाब इसका छुपा हुआ है इंटरसेप्टर्स के अंदर। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि इजराइल हैज टोल्ड द यूएस इट इज क्रिटिकली लो ऑन मिसाइल इंटरसेप्टर्स। यहां पे पूरी कहानी खत्म होती है। इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि उसके पास मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। और टेलीग्राफ अखबार है उसने भी ऐड किया है कि एनालिस्ट स्पेकुलेट दैट लास्ट ईयर्स 12-day वॉर अगेंस्ट ईरान severely depleted इजरायली एम्यूनेशंस। तज्ज़ियानिगार कहते हैं पिछले साल जो 12 दिनों की जंग हुई थी उसमें इजरायली असलहा बुरी तरह से मुतासर हुआ था, यानी खत्म होने के करीब आ चुका हुआ है। अब इंटरसेप्टर्स के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, वो मिसाइल हैं जो आने वाले मिसाइल को रोकते हैं। आयरन डूम, एरो, डेविड स्लिंग, ये सब सिस्टम्स इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर इंटरसेप्टर्स खत्म तो इनकमिंग मिसाइल सीधा अपने टारगेट पे लगेगा, नो डिफेंस।
और ये क्राइसिस जून 2024 की 12 दिनों की जंग में शुरू हुआ था। स्टॉक्स पहले से डिप्लीट होना शुरू हो गए थे और अब इंतहाई कम आ चुके हैं। और दोस्तों, अगर ये सच है तो यकीन जानिए कि इजराइल की आवाम इस वक्त एक्सपोज हो चुकी हुई है। इजरायली आवाम को पता होना चाहिए, क्योंकि होगा क्या, अब पैनिक फैलना शुरू हो गया इजराइल के अंदर। इजराइल को रीअश्योरेंस चाहिए, इसीलिए कैफे वीडियोस बनाई जा रही है, इसीलिए सब ठीक है का राग अलापा जा रहा है, चाहे वो वीडियो रियल हो या फेक हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा हो। और जब इजराइल के इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं, ईरान एक नया मिसाइल यहां पर लॉन्च कर रहा है। अब मैं बताता हूं आपको अल जजीरा की रिपोर्ट के हवाले से। फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मैं कोट कर रहा हूं अल जजीरा के अल्फाज, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स करंट रिस्पॉन्स टू यूएस इजरायली अटैक्स, ईरान लॉन्च्ड द सजील मिसाइल। पहली बार अपने करंट रिस्पॉन्स में ईरान ने सजील मिसाइल लॉन्च किया। सजील मिसाइल क्या है? ये ईरान की सबसे एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स में से एक है दोस्तों। इसका निकनेम है डांसिंग मिसाइल, यानी डांस करता हुआ, नाचता हुआ मिसाइल। क्यों भला? क्योंकि ये मिसाइल हाई एल्टीट्यूड पे मैन्यूवर कर सकती है, सीधी नहीं जाती, नाचती हुई जाती है, लहराती हुई जाती है, झूमती हुई जाती है नाज़रीन, और रहती भी हाई एल्टीट्यूड पे है, बुलंदी पर रहती है। इसको इंटरसेप्ट करना तकरीबन नामुमकिन। अब मैं आपको जरा टेक्निकली समझाता हूं बड़े आसान अल्फाज में। इसमें सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है या लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता है, और सॉलिड फ्यूल में और लिक्विड फ्यूल में फ़र्क क्या होता है? देखिए, याद रखें, ज़्यादातर पुराने जो मिसाइल हैं उनमें लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता है। लिक्विड फ्यूल जो है, मिसाइल को लॉन्च से पहले उसमें फ्यूल भरना पड़ता है। अगर जो मिसाइल लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल करता है, लॉन्च करने से पहले उसमें फ्यूल भरते हैं, इसमें कई घंटे लग सकते हैं। इस दौरान दुश्मन को पता चल जाता है, सैटेलाइट देख लेता है कि ये मिसाइल फ्यूल हो रहा है और हम पे गिरने वाला है, इसलिए वो क्या करता है, वो पहले से स्ट्राइक करके, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उस मिसाइल को वहीं पर फना कर देता है। सजिल जो है ना, ये सॉलिड फ्यूल यूज करती है। सॉलिड फ्यूल मिसाइल पहले से फ्यूल्ड होती है, स्टोरेज में रेडी पड़ी होती है। लॉन्च ऑर्डर जैसे ही आता है, वो चंद मिनट्स में लॉन्च हो जाता है। एनिमी को डिटेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का चांस ही नहीं मिलता दोस्तों। अब इसकी स्पेसिफिकेशन समझे। इसकी रेंज है तकरीबन 2500 किलोमीटर। ये पेलोड ले जा सकता है, 1000 किलोग्राम बारूद लेकर जा सकता है। इसकी जो स्पीड है वो मैक 13 है, कम से कम 15,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ता। ईरान क्लेम करता है कि अगर नेटेंस से इसको लॉन्च किया जाए तो सिर्फ 7 मिनट में ये तेल अवीव पहुंच सकता है। 7 मिनट। इतने वक्त में रिएक्ट करना मुश्किल होता है, इजराइल रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, और ये मिसाइल एंटी रडार कोटिंग रखता है, रडार पे दिखता ही नहीं। अब आप समझिए, रडार देखेगा तो इंटरसेप्टर को बताएगा कि भैया वो देखो मिसाइल आ रहा है, रोको उसको। जब रडार ही अंधा हो जाएगा तो कैसे डिटेक्ट कर पाएगा? इंटरसेप्ट पहले से कम है। अब एक और मिसाइल आ गया है जो इंटरसेप्ट करना ही मुश्किल है, डिटेक्ट करना ही मुश्किल है, और 7 मिनट में वो तेल अवीव पहुंच भी जाता है। इजराइल का जो डिफेंस है इस वक्त बहुत बुरी ट्रबल में फंस चुका है। और अब यहां पे जो मैं आपको बात अगली बताने जा रहा हूं, वो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर रही है नाज़रीन। ये मेरे लिए सबसे खौफनाक लम्हा है जो मैं आपको अगली खबर देने जा रहा हूं, क्योंकि मैं सब कुछ हम देख सकते हैं, जो मुसलमानों में तफरका है वो बहुत तकलीफ देह होता है। वली नसर ने रिपोर्ट किया है, बहुत बड़े एनालिस्ट हैं इस वक्त, और मैं अक्सर चीज़ें कोट करता रहता हूँ, और इन्होंने जो इस इक्तबास लिया है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से लिया है। वो लिखते हैं ट्रंप इज, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, ट्रंप इज टॉकिंग रेगुलरली टू अरब लीडर्स, पर्टिकुलरली मोहम्मद बिन सलमान द सऊदी क्राउन प्रिंस। ट्रंप जो है वो मोहम्मद बिन सलमान से मुसलसल राबते में है, और मोहम्मद बिन सलमान उसको एडवाइस क्या कर रहे हैं, कीप हिटिंग द ईरानियंस हार्ड, ईरानियों को और मारो, सख्त मारो। ये एडवाइस नहीं, ये कोई एडवाइस नहीं है दोस्तों। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि essentially repeating the advice that King Abdullah of Saudi Arabia, who died in 2005-15, repeatedly gave to Washington, cut off the head of the snake। यही एडवाइस शाह अब्दुल्ला, जो कि 2015 में वफात पा गए थे, उन्होंने बार बार अमेरिका को देते थे ये एडवाइस कि सांप का सर कुचल दो। स्नेक कौन है इसमें? ईरान। सऊदी अरेबिया ईरान का रीजनल राइवल है। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि ईरान ताकतवर हो, और इसके बाद अगर अमेरिका ये जंग हार जाता है, ईरान जीत जाता है, तो ये ममालिक जो हैं वो ईरान के एक तरह से उसके रहमो करम पे हो। तो सऊदी अरेबिया का एडवाइस क्या है कि मारते रहो,
लेकिन ये एडवाइस सऊदी अरेबिया दे रहा है, अमेरिका नहीं। सऊदी अरेबिया खुद नहीं लड़ रहा, वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारी जगह पे तुम आके लड़ो। अब सूरत हाल ये है कि इससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दी थी, आपको याद होगा, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप को कायल करने में कि ईरान पर हमला किया जाए, इसमें सऊदी अरब का और सऊदी अरब के वलीअहद का हाथ है। उसके बाद सऊदी हुकूमत की तरदीद आ गई थी कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की, हमने ऐसा कोई राब्ता नहीं किया। ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स दे रहा है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब इस खबर की तरदीद करता है या तस्दीक करता है। अलबत्ता अगर ये खबर सच है तो इसका मतलब है कि हालात मजीद बिगड़ने वाले हैं। अब यहाँ पे ट्रंप को क्यों कहा जा रहा है कि और मारो, क्योंकि ट्रंप की पोजीशन बहुत वीक हो चुकी हुई है। ट्रंप के अपने एडवाइजर्स कह रहे हैं कि हमने इसको कहा था कि ये पंगा मत लेना, बहरे हुर्मज़ बंद हो गई तो खुलवाने का कोई रास्ता नहीं है, और अब एग्जैक्टली वही हो रहा है। ट्रंप से कहा गया था कि ये जंग तुम्हारी नहीं है, और अब इसके खुद एडवाइजर, अपने एडवाइजर कह रहे हैं कि ये जंग हम इसराइल के कहने पर लड़ रहे हैं, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज ही इज डिमांडिंग कंट्रीज टू सेंड वॉरशिप्स टू कीप द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन। ट्रंप डिमांड कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है दूसरे ममालिक से कि अपने जंगी जहाज भेजें, बहरे हुर्मज़ खुलवानी। फिर आगे लिखता है अल जजीरा कि अमेरिका को गल्फ के ऑयल की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसर है, ये ट्रंप का कहना है। लेकिन सुनिए, अगर अमेरिका को इस तेल की जरूरत नहीं है तो फिर क्यों लड़ रहा है, क्यों डिमांड कर रहा है कि दूसरे मुल्क वॉरशिप्स भेजें? और जवाब क्या मिलता है? जापान, ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो कोई प्लान नहीं रखते कि अपनी नेवी को भेजें। वो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया दोस्तों, बाकी ममालिक ने, फ्रांस ने मना कर दी। ट्रंप यहां पर भीख मांग रहा है। उसके अपने एलाय, जापान अमेरिका का एलाय है, ऑस्ट्रेलिया नेटो का मेंबर है, वो मना कर रहा है कि भाई हम नहीं भेजेंगे। ये जो दुनिया का सुपर पावर है दूसरे मुल्कों से मदद मांग रहा है और वो मुल्क उसको मना कर रहे हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने ट्रंप का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप बेगिंग कर रहा है, भीख मांग रहा है, सुपर पावर भीख मांग रहा है। आप देखिए कि बहरे हुर्मज़ में, मैंने अपने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि अब बारूदी सुरंगें बिछ चुकी हुई और सिर्फ ईरान उनको हटा सकता है, कोई हटा नहीं सकता। एक भी शिप नहीं गुजरेगा वहां से जब तक कि ईरान ना चाहे। हाँ, अलबत्ता जहाज गुजर रहे हैं यहाँ पे, जो इंटरेस्टिंग चीज पहले वीडियो में बता चुका हूं आपको। जहाज गुजर रहे हैं, किनको जाने की इजाजत है? जिसको ईरान परमिशन दे रहा है, चाइना को। और यहाँ पे एक और खबर जो मैंने पहले दी थी आपको, ईरान ने कहा कि हम उन अरब ममालिक को बहरे हुर्मज़ से गुजरने की इजाजत देंगे अगर वो हमें उसके जिजिया दें, और वो जो जिजिया है वो युआन में होगा, चाइनीज करेंसी में होगा, वो डॉलर्स में नहीं होगा नाज़रीन। और यहाँ पे एक और बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि बाबुल मंदाब को भी बंद किया जा रहा है। अगर आप नक्शे पे देखें दोस्तों तो ये बहरे हुर्मज़ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। पूरी दुनिया का 20% ऑयल यहां से गुजरता है, लेकिन एक दूसरा रास्ता भी था, वो था बाबुल मंदाब का। चलिए ठीक है, बहरे हुर्मज़ था सही, तो थोड़ा सा लंबा रास्ता अख्तियार करके हम बाबुल मंदाब से गुजर जाएंगे। ये यमन के बॉर्डर पर लगता है और यमन इसको बंद करने जा रहा है, हाउसी इसको बंद करने जा रहे हैं। तो दोनों बड़े चोक पॉइंट्स बंद हो जाएंगे। दुनिया की इकोनॉमी का क्या होगा, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह दोस्तों। आप देखेंगे कि इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है। अब जरा स्कोर कार्ड देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर 6 दिन से सही तरह से नजर नहीं आ रहा। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर गायब है। वीडियो रिलीज होती है जिसमें इतने सवालात हैं कि वो फेक लगती है। इंटरसेप्टर्स है नहीं, डिफेंस ट्रबल में है। अमेरिका अपने इत्तेहादियों से मदद मांग रहा है, वो मना कर रहे हैं। ऑयल की इस वक्त जरूरत नहीं है, लेकिन है भी सही, अमेरिका दोगली पॉलिसी खेल रहा है। और सऊदी अरब जो है वो इस वक्त फिर मुश्किल में आ चुका हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब पे अभी अभी हमले बंद हुए हैं। लेकिन फिर इल्जाम लग गया सऊदी अरब पर कि ईरान के ऊपर हमले करवाने में सऊदी अरब का हाथ है। अब इसको डिप्लोमेटिक कैसे डील किया जाता है पता चल जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि हम आपके साथ हैं, आप फिक्र न करें। लेकिन मैं इस पे एक वीडियो बनाना चाहता हूं, मैं बनाऊंगा कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान कैसे रोक सकता है ईरान। अगर यही जो है वो सूरत हाल पाकिस्तान और ईरान के बीच में हो गई, जो इस वक्त कुछ अरब ममालिक और ईरान के बीच में है, तब क्या होगा दोस्तों। बल्कि इस पे आप लोगों की राय दरकार है, क्या इस पे वीडियो बननी चाहिए? आप लोग राय दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और, मैं अक्सर देखता हूँ कि जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होते हैं उनमें से 45% लोग या 50% लोग
फॉलो नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए कीजिए ताकि आप अगली वीडियो मिस ना कर पाएं, क्योंकि वीडियोस मेरी आती रहती हैं। और जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें फेसबुक पेज, आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा लाइव आता हूँ फेसबुक पेज पर। आपके सवालों के जवाब होते हैं, हमारा एक टॉक शो होता है जो कि मैं आप लोगों के साथ कंडक्ट करता हूँ, लेकिन वो फेसबुक पर होता है। आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो नहीं, सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।